Okay, now today's topic in respiratory system is pulmonary vascular diseases. Pulmonary vascular diseases. We can divide into the two groups. First group is the pulmonary thromboembolism, PTE. Please mute yourself. And प्लीज़ स्टूडेंट्स इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आप विदाउट रीजंस अपने को न तो अनम्यूट करें, न ही अपना वीडियो स्टार्ट करें, जिससे कि हमारे को डिस्टरबेंस नहीं हो। अगर कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, तो pulmonary vascular diseases can be divided into the two form. First is pulmonary thromboembolism and second one is the pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension, इन दोनों को ही हम आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं? पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स को। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स बाय वर्ड मीनिंग ये सारी चीजें आपको पता है, बट क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं ये देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारे इसमें साइट से। ओके, साइट में क्या पूछा जाता है हमारे को? most common site of the pulmonary thromboembolism is the DVT, deep vein thrombosis of the lower limb. Deep vein thrombosis of the lower limb. सेकेंड क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन का लेवल हाई है तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन जेनेटिक cause of the DVT. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डीवीटी, जेनेटिक कॉज ऑफ द डीवीटी। आंसर क्या करना है? ये इसको ब्रैकेट में रखना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपको, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, आंसर इज डीवीटी। बट क्वेश्चन पूछ लिया है मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज ऑफ द डीवीटी, आंसर इज फैक्टर 5 लीडन, बिकॉज it has, लाइन लिख लीजिए नीचे ही, it has become resistance to the just hold a second. uh, it has become resistant to the inactivation by the protein C. Activation by the protein C. That's why develops the DVT. ओके, तो मेन जेनेटिक कॉज क्या बना? फैक्टर 5 लीडर। और ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है इन AIAPGT। ओके, तो हमारे को पता होना चाहिए, अगर पेपर का लेवल लो है तो वो डेफिनेटली सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म, आंसर इज डीवीटी ऑफ द लोअर लिम्ब। अदर कॉजेज, अदर साइट कौन कौन सी हो सकती है वो भी हमारे को पता होनी चाहिए। अदर साइट ऑफ द पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, सेकंड इज द रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस, ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस। फोर्थ, प्रोस्टेटिक वेन थ्रोम्बोसिस, वेन थ्रोम्बोसिस।
Fifth one is the hepatic vein thrombosis. Hepatic vein thrombosis. एंड हिपेटिक अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ये रेड में लिखता हूं कि हिपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस होने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। तो कई बार क्वेश्चन आया है, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हिपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस आंसर इज पॉलीसाइथीमिया वेरा। पॉलीसाइथीमिया वेरा। ओके। Then sixth and last one is the left atrial thrombus. Left atrial thrombus, और ये किससे बन सकता है मोस्ट कॉमनली? बाय द एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट की वजह से। एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट की वजह से लेफ्ट एट्रियल थ्रोम्बस बाय द एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट की वजह से डेवलप हो सकता है। अब ये तो चीज समझ में आ गई कि कोई भी थ्रोम्बस जो रीनल वेन का हो, या ओवेरियन वेन, या प्रोस्टेटिक वेन, या हेपेटिक वेन, या लेफ्ट एट्रिया का, वो कहाँ पे आएगा हमारा? अल्टीमेटली पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, वहां पे क्या बनाएगा? थ्रोम्बस एम्बोलाई बनाएगा। देन एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वहां पे आपको चीजें सारी समझ में आएंगी। ये क्या है? ये है चैम्बर है हमारा राइट वेंट्रिकल, एंड राइट वेंट्रिकल से ही आपको पता है क्या निकलता है हमारा? पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी। ओके। अब मान लीजिए पल्मोनरी आर्टरी में यहां पे तो है हमारा एल्वुलाई, दिस इज एल्वुलाई, एंड यहाँ पे क्या बना हुआ है हमारा? थ्रोम्बस। यहाँ पे क्या बना हुआ है हमारा? थ्रोम्बस बना हुआ है। तो यहाँ पे थ्रोम्बस आके या तो एम्बोलाई के रूप में फॉर्म हुआ हो, या थ्रोम्बस के फॉर्म में, तो जहाँ पे ऑक्सीजन जो यहाँ पे आई है, तो वो डिफ्यूजन होनी चाहिए, बिकॉज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वहां पे आके नहीं आ पाने की वजह से क्या होगा? डेफिनेटली यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। डिफ्यूजन नहीं होने से जो अल्टीमेटली पल्मोनरी वेन बनेगा, तो वहां पे PaO2 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। PaO2 जीरो हो जाएगा? नहीं, जीरो नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि ये तो एक वेन का थ्रोम्बस हुआ। ऐसे ही कई सारी पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, तो जो सेकंड आर्टरी रहेगी, तो वहां पे तो डेफिनेटली क्या होगा? डिफ्यूजन होगा ही होगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन होगा ही होगा, क्योंकि अदर जो ब्रांचेस हैं वहां पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से PO2 ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। एंड यहाँ से जो PO2 नॉर्मल रहेगा, बट यहाँ से PO2 जीरो रहेगा, तो अल्टीमेटली टोटल PaO2 क्या हो जाएगा? जीरो नहीं होके वो PaO2 क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है इन केस ऑफ द pulmonary thromboembolism PaO2 is decreased due to this thrombus, due to this thrombus, and इस PaO2 डिक्रीज होने को ही हम क्या बोलते हैं? टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर ये PaO2 डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा हमारा? जैसे कि नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट थिंग इसकी मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं अभी आपको? पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो फर्स्ट थिंग कि हमारा PaO2 डिक्रीज हुआ। फर्स्ट थिंग
PaO2 डिक्रीज हुआ। डॉक्टर लोकेश, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। एंड अल्टीमेटली क्या होगा हमारा डेड स्पेस, क्या होगा, इंक्रीज होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आप देखिए, PaO2 डिक्रीज हुआ। सब परिवार राजी, सब मौसम एक सेकंड यार, मेरी क्लास चल डॉक्टर लोकेश, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देन इफ PaO2 डिक्रीजेस, अल्टीमेटली इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया। एंड यू नो हाइपोक्सीमिया क्या करता है, पल्मोनरी वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शंस, तो इट कॉजेज द vasoconstrictions of the pulmonary vessels. Okay, then अगर जो ये हमारा थ्रोम्बस है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ डॉक्टर लोकेश, अदरवाइज वी पुट इन योर वेटिंग रूम आल्सो। Okay, if this thrombus is lysis by the autolysis process, autolysis process, तो क्या रिलीज करेगा, डेफिनेटली इट रिलीजेस द प्लेटलेट सीरोटोनिन। तो यहाँ पे इसकी पैथोफिजियोलॉजी में मेंशन कीजिए, थर्ड पॉइंट इज रिलीज ऑफ द platelet serotonin, and you know the function of the serotonin क्या वर्क करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस का वर्क करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस। ओके, देन फोर्थ पॉइंट। फिर सर बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई दे रही है लगातार। बैकग्राउंड में किस तरीके की साउंड सुनाई दे रही है आपको? लोगों की बात करने की आवाज आ रही है कुछ। ये एक्चुअली में ना डॉक्टर, अभी बीच में एक और स्टूडेंट्स थे जो खुद को अनम्यूट कर रखे थे, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। नाउ इट इज क्लियर। some which are not responding to my call Sunday, please don't bother me to compulsory guys come in branch have problem with all। ये कोई मिस्टर पूविया का जो है ना, वो अनम्यूट नहीं शो कर रहा है उनका। दो सेकेंड, आप कौन बोल रहे हैं, पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं। मैं डॉक्टर प्रियंका बोल रही थी। ओके, अभी एक बार खुद को म्यूट करें, देन नोट करें कि कोई आवाज आ रही है क्या आपको बैकग्राउंड में। नाउ इट इज क्लियर। हाँ हाँ। ओके, ओके,
हम बात कर रहे थे पैथोफिजियोलॉजी, रिलीज ऑफ द प्लेटलेट सेरोटोनिन एंड सेरोटोनिन वर्क ऑन द ब्रोंकस एंड कॉजेज द ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शंस। देन फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे क्या डेवलप होगा, अगर मान लीजिए हमारी टंकी में से या हौद में से पानी जा रहा है और हमारी मोटर चल रही है कंटिन्यूअसली, बट हमने पाइप को दबा रखा है, तो वहां पे अल्टीमेटली क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, अल्टीमेटली वर्कलोड इंक्रीज होने लगेगा, एंड वर्कलोड इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, मसल फटीक होने लगेंगे। मसल फटीक होने से वहां पे क्या डेवलप होने लगेगा, इश्कीमिया डेवलप होने लगेगा। ये इसका वे रहता है इश्कीमिया डेवलप होने का, किसका, दिस राइट वेंट्रिकल का, दिस राइट वेंट्रिकल का। तो फोर्थ पॉइंट पैथोफिजियोलॉजी में लिखिए, राइट वेंट्रिकल इश्कीमिया, right ventricle ischemia due to the increased workload. एंड वर्कलोड क्यों इंक्रीज हो रहा है, अल्टीमेटली हमारा PaO2 क्या हो रहा था, डिक्रीज होगा, तो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर कंटिन्यूअसली क्या करेगा, हाइपर वेंटिलेशन करने की कोशिश करेगा, ड्यू टू दिस सेकेंडरी मैकेनिज्म। ओके, तो वहां पे क्या डेवलप होने लगेगा, इंक्रीज वर्कलोड एंड अल्टीमेटली राइट वेंट्रिकुलर इश्कीमिया डेवलप होगा। एंड अल्टीमेटली राइट वेंट्रिकुलर अगर इश्कीमिया हो गया तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। एंड यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, एक रेड लाइन करके, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर is most common cause of the mortality in cases of the pulmonary thromboembolism। तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो इनको आप बॉक्स में डाल के लिख सकते हैं, जिससे जब भी आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो पैथोफिजियोलॉजी में से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार पैथोफिजियोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो ऑल एक्सेप्ट करके पूछे जाते हैं। तो अगर हमारे को इनकी मैकेनिज्म्स पता है, पैथोफिजियोलॉजी पता है, तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। तब एक चीज और समझिए, नेक्स्ट पेज, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट में क्या रहेगा हमारा, ये देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा ये हमारा राइट वेंट्रिकल था, एंड राइट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी आर्टरी, एंड यहाँ पे हमारा क्या था, थ्रोम्बस था, जिसकी वजह से बैक प्रेशर पड़ रहा था। एंड यहाँ पे हमारे क्या रहेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। अब वर्क लोड इंक्रीज होने की वजह से या प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो जो वॉल है, वेंट्रिकल की वॉल है, वो तो थिक होती है, तो वो तो उस प्रेशर को प्रेशर की वजह से बल्ज नहीं होगी, बट इस प्रेशर इंक्रीज की वजह से जो यहाँ पे जस्ट साइड में क्या है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इंटर वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है वो क्या हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा। चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमारा प्रेशर किसकी तरफ बढ़ने लगेगा, इस सेप्टम की पे आएगा, और सेप्टम क्या हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा टुवर्ड्स दी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि एक चैम्बर तो बड़ा हो गया है, एंड दूसरा चैम्बर उसके कंपैरिजन में क्या हो गया, छोटा हो गया है। तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल का हो चैम्बर अगर छोटा होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, सिंपली आप अपने चैट बॉक्स में डालिए, डिक्रीज। डेफिनेटली डिक्रीज। क्योंकि ये चीज मैं इसलिए प्रेशर देके समझा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इतना इजीली नहीं समझ में आएगा फिर। तो ये डिक्रीज क्यों हुआ, ड्यू टू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बल्जिंग इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो फिलिंग रहेगी,
फिलिंग रहेगी वो क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड मींस डिक्रीज। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर इम्पेयर हुआ या डिक्रीज हुआ तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली यहां से हमारा क्या निकल रहा है, एओर्टा। तो एओर्टा के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो डेफिनेटली कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इससे क्या होगा, डिक्रीज दी कार्डियक आउटपुट। और इसकी वजह से ही क्या डेवलप होगा, पल्सस पैराडॉक्सस। अब आप कहेंगे कि पल्सस पैराडॉक्सस अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तो ये चीजें आपको मैं जब हमारा सीरियस चैप्टर चालू होगा तब मैं वापस से पल्सस पैराडॉक्सस को कंप्लीटली समझाऊंगा। अभी के लिए हमारा जो पल्सस पैराडॉक्सस है उसके लिए सिंपली चीज याद रखिए कि in cases of the pulmonary thromboembolism, why develops the pulsus paradoxus? Due to this decreased cardiac output. Why decreased cardiac output? Due to decreased left ventricular filling. And why filling is decreased? Due to the interventricular septum bulging into the left ventricle. Okay, तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट बनता है। जस्ट होल्ड अ सेकंड, यहाँ पे लास्ट में लिखिए फिफ्थ पॉइंट। इसके 5 ही पॉइंट हैं और 5वां पॉइंट आप मेंशन कीजिए, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम bulge into the left ventricle, okay, causes the decrease filling causes the decrease cardiac output, ओके। और बाकी ये डायग्राम आप अपने साथ में नोट्स में बना सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर बात करें पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स के क्लिनिकल फीचर्स की, वो क्या रहेंगे। जैसे कि मैंने बोला था, रेस्पिरेटरी के लिए हमारे सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, आंसर इज dyspnea. Next is the chest pain, then is the cough, ओके। इसी तरीके से अगर साइन पूछा जाता है, और ये कई बार पूछा जाता है साइन, ठीक है, इसको रेड पेन से लिख सकते हैं आप। मोस्ट कॉमन साइन ऑफ द पीटीई, आंसर इज टेकिपनिया। अगर मैंने बोला है कि ये इसको रेड पेन से लिखना है तो डेफिनेटली ये पूछा ही जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ओके। अभी इसके अंदर साइंस जो रहेंगे वो ईसीजी फाइंडिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब मैं इन्वेस्टिगेशन पार्ट बताऊंगा इसका, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स का, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो भी हमारे को पता होना चाहिए। अदर साइंस, अभी जैसे कि आपने देखा था क्या आया था, पल्सस पैराडॉक्सस, तो ये सीवियस साइन है। सीवियस साइन में इंक्रीज दी जेवीपी, जुगुलर वेनस प्रेशर, एंड सेकंड थिंग इज दी पल्सस पैराडॉक्सस, ओके। आप घबराओ मत, पल्सस पैराडॉक्सस को मैं सीवीएस में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तब मैं बताऊंगा पल्सस पैराडॉक्सस कौन कौन सी डिजीज कंडीशंस में दिखता है, क्या चीज होती है, ओके। देन अब हम बात करते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स के इन्वेस्टिगेशंस पार्ट की। अब हमारे पास में 6 मिनट है, 6 मिनट में हमारा ये 40 मिनट का सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब इमीडिएटली वापस से रीजॉइन कर लेना, ठीक है। कोशिश करते हैं हमारे पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के केस को अगर हम सस्पेक्टेड केस माने तो किस तरीके से हम कंफर्म डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए एक हम फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं। तो एक फ्रेश
प्लेन पेपर ले लेना, तो जिसके ऊपर हम समझा सकते हैं। सस्पेक्टेड केस ऑफ द पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म्स, सस्पेक्टेड अगर केस है तो उसके लिए हम 7 क्वेश्चनरी रखेंगे। क्या रखेंगे? 7 क्वेश्चनरी। ओके, तो उसके अंदर 7 पॉइंट कौन कौन से हैं वो हमारे को पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग क्या है, क्योंकि कोई भी सस्पेक्टेड केस आता है तो 2 सेकंड में एक चीज बता देता हूं आपको कि कोई भी सस्पेक्टेड केस ऑफ द पीटीई अगर आता है तो उसको हम 2 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं कि वेदर रिस्क इज लो रिस्क और विद द हाई रिस्क। अगर लो रिस्क है तो उसका इन्वेस्टिगेशन पॉइंट क्या क्या आने चाहिए, या स्क्रीनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हाई रिस्क है तो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए हमारे को, पेशेंट को क्या कर, जैसे कि कोई एब्डोमिनल पेन के साथ में आता है एंड राइट इंग्वाइनल रीजन्स में पेन बताता है एंड नोजिया वोमिटिंग एंड यूरिनरी सिम्टम्स देता है, तब हम क्या बोलते हैं, एक बार आप अपना सोनोग्राफी करवा लीजिए। डायरेक्टली ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि एक बार आईबीपी करवा के लेके आइए। तो एक फ्लो चार्ट रहता है हर डिजीज को डायग्नोसिस करने का। तो इसी वे में हम पहले देख लेते हैं हमारे सस्पेक्टेड केस ऑफ द पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स को हम किसको हाई रिस्क में डालेंगे और किसको लो रिस्क के लिए। तो क्वेश्चनरी रहती है, क्या क्या है क्वेश्चनरी? साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डीवीटी अगर प्रेजेंट है तो +3 मार्क्स देना है। सेकंड थिंग, अगर कोई भी नो अल्टरनेटिव डायग्नोसिस, कोई भी अल्टरनेटिव डायग्नोसिस नहीं बन रहा है, तब उसको मार्क्स देंगे +3 नंबर। थर्ड थिंग, अगर हमारी हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 मिल रही है तो उसका कितना मार्क्स देंगे हम? +1.5 मार्क्स। देन फोर्थ नंबर इज हिस्ट्री ऑफ द इमोबिलाइजेशन। हिस्ट्री ऑफ द इमोबिलाइजेशन कितने दिन से ज्यादा? ग्रेटर देन 3 डेज, ग्रेटर देन 3 डेज। तो उसको हम कितना मार्क्स देंगे? वही 1.5 मार्क्स। देन फिफ्थ पॉइंट इज हिस्ट्री ऑफ दी, अगर उसको खुद को हिस्ट्री रही है पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स की, तो उसको कितना मार्क्स देंगे? +1.5 मार्क्स। ओके, देन सिक्स्थ पॉइंट इज हिमोप्टाइसिस। हिमोप्टाइसिस अगर प्रेजेंट है तो +1 मार्क्स। सेवंथ लास्ट वन इज दी सीए अगर है तो वहां पे क्या देंगे? +1 मार्क्स। तो इनकी जो टोटल करेंगे, किसी को ओनली साइन एंड सिम्टम्स है या नो अल्टरनेटिव डायग्नोसिस है, तो उनकी जो टोटल होगी वो अगर टोटल लेस देन 4 आती है, तो वो तो रहेगा हमारा लो रिस्क। जूम तो बहुत घटिया है भाई। वो तो रहेगा हमारा लो रिस्क एंड ग्रेटर देन 4 या इक्वल टू 4 वो क्या रहेंगे? हमारे हाई रिस्क। हाई रिस्क। तो हमने डिवाइड कर लिया हमारे केसेस को। हाई लो रिस्क किसको कहेंगे? जहां पे स्कोर हमारा लेस देन 4 आ रहा है, एंड हाई रिस्क किसको कहेंगे? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 आ रहा है, उनको क्या कहेंगे? हाई रिस्क। ओके, तो अगर केस हमारा लो रिस्क का है तो हम इन्वेस्टिगेशंस किस वे में करेंगे, और हाई रिस्क के साथ में है तो किस वे में करेंगे, उसको जानने के लिए हम हमारी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। हम वापस से रीजॉइन करते हैं इमीडिएटली विद द सेम आईडी एंड पासवर्ड।
Okay, please rejoin again.